हाय हेलो एवरीवन। मैंने जैसे आपको बोला था कि सभी ऐसे मैं कराने वाला हूँ, जो कि एक हैंड रिटन नोट्स के द्वारा मैं करवाऊंगा, जिससे आप भी अच्छे से समझ पाएँ। और आप देख पा रहे होगे कि ऐसे 200 के लिए मैंने कल ऐसे 200 मैं करा चुका हूँ, ऐसे 210 के लिए मैंने कल बोला था, और मैं आ गया हूँ आपके साथ में ऐसे 210 लेके। ठीक है सर, 1 मिनट रुको, सिर्फ 1 मिनट सर। हाँ जी सर, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। इस बच्चे ने ऑडिट इंगेजमेंट, यहाँ पे ऑडिट मिस वर्ड है, आप ऐड कर लीजिएगा, मैं भी इसमें ऐड कर दूंगा बाद में। ठीक है, आप यहाँ पे ऑडिट लिख लीजिएगा। एग्रीइंग द टर्म ऑफ इंगेजमेंट नहीं, ऑडिट इंगेजमेंट सर, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक है सर, ऑडिट इंगेजमेंट्स। तो सर मैंने जैसे बात बोली थी, मैंने कहा था कि आपको मैं ऐसे 210 कराने वाला हूं। तो ये जो ऐसे 210 है, ये किसके बारे में बात करता है सर? एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। सर पहले तो बात, हम ऑडिट इंगेजमेंट होता क्या है? सर जो ऑडिट इंगेजमेंट होता है, ये एक तरह से लेटर होता है, एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ एग्रीमेंट सर। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्रीमेंट बनाते हैं, फिर उसको इन लॉ से इन्फोर्स करते हैं, जो कि लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है सर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो उस एग्रीमेंट के अंदर सर, जो टर्म्स और कंडीशंस क्लाइंट्स और जो सर्वर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके साथ में जो भी कंडीशंस पर एग्रीमेंट होता है, वो उनको अकॉर्डिंगली फुलफिल करना पड़ता है। ऐसे ही सर, अगर हम बात करूं ऑडिट की, ऑडिट की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा डेफिनेशन रिवाइज करा देता हूं। सर ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether it is profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. Okay, irrespective of its size and legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion on the financial statements. सर ये डेफिनेशन थी। तो अब यहाँ पे ऑडिट इंगेजमेंट की बात चल रही है। सर ऑडिट इंगेजमेंट के मेरे बारे में मैंने एक छोटी सी आपको स्टोरी बताई। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ऐसे ऑडिटर और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसके क्लाइंट के बीच में। जैसे कि कंपनी यहाँ पे क्या है, उसका क्लाइंट है, ऑडिटर क्या है? ऑडिटर ऑडिट करने वाला है। ठीक है, मतलब ऑडिटर फार्म लगा लो, या इंडिविजुअल भी हो सकता है ऑडिटर, और जिसकी वो ऑडिट करने वाला है वो उसके लिए क्लाइंट है, चाहे वो फार्म हो या वो इंडिविजुअल हो, कोई भी हो। ठीक है सर, तो जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जिसपे दोनों एग्री होंगे, तो ही सर ऑडिट परफॉर्म होगी। पहली बात हमें ये ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि मैं, आप देख पा रहे हो कि मैं उसको एक पढ़ रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव है इस ऑडिटर का, ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है यहाँ पे, कि वो एक्सेप्ट करेगा और कंटिन्यू करेगा ऑडिट एंगेजमेंट को ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म हैज बीन एग्रीड विद द क्लाइंट। कि जी ऑडिट ने कहा मैं तभी परफॉर्म करूंगा और तभी कंटिन्यू करूंगा अगर आप एग्री करते हो। क्लाइंट को बोलता है, ऑडिटर किसको बोलता है? क्लाइंट को बोलता है। सर अगर आप एग्री करते हो ना कि जो टर्म और कंडीशंस हमने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिखी है, अगर आप उस पर एग्री करते हो, अगर आप उस पर एग्री करते हो, तभी तो मैं ऑडिट परफॉर्म करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट परफॉर्म। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। जब ऑडिट एग्रीमेंट अपना ऑब्जेक्टिव बता देगा, तो ये चेक करेगा क्या प्री कंडीशन एग्जिस्ट हैं या नहीं। प्री कंडीशंस सर ये क्या होता है? चलो मैं आपको दिखाता हूं, प्री कंडीशंस के बारे में दिखाता हूं मैं आपको। दीज आर द सम प्री कंडीशंस। ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आप इस साइड वाले को छोड़ दो अभी। ये प्री कंडीशंस है हमारी, ये आप देख रहे हो 1 2 एंड 3, ये 3, ये आपकी प्री कंडीशंस है। 1 2 3, ये आपकी प्री कंडीशन है। आप इसे छोड़ दीजिए अभी। ये नोट्स मैं आज इनकी पीडीएफ बना के भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, एंड ऐसे 200 की भी मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि ऐसे 200 की शेयर नहीं हो पाई थी। तो सर प्री कंडीशन क्या? सर मैं बोलूंगा मैनेजमेंट को, क्या आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एफआरएफ के अकॉर्डिंगली बनाई है, नहीं बनाई, मतलब एक्सेप्टेड। डिटरमाइन वेदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सर, क्या वो एफआर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर मैं एक एग्रीमेंट ऑब्टेन करूंगा मैनेजमेंट से कि क्या वो समझते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को,
क्या उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, क्या उन्होंने इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से लगाए हैं। इंटरनल कंट्रोल मैंने आपको बताया था, इंटरनल कंट्रोल क्या है सर। इंटरनल कंट्रोल्स वे टूल्स है, वे मेथड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, क्रैक करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए सर, जो कि हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है और कुछ स्पेसिफिक एडिशनल, जिसे बोलते हैं एडिशनल कंट्रोल होते हैं। ठीक है सर। पहले हम ये चेक करेंगे क्या एफआरएफ एक्सेप्ट किए गए हैं, नहीं किए गए मैनेजमेंट के द्वारा। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है सर। क्या मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है एफआर के अकॉर्डिंग, एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क। सर अब आप कहोगे ये एफआरएफ क्या है। सर एफआरएफ जो है ये एक फ्रेमवर्क है जो बताता है हमें कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है यहाँ पे, ना कि ऑडिटर की। और ऑडिटर क्या क्या क्लैरिफाई करेगा मैनेजमेंट के साथ में कि नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल जो है वो एनेबल्ड हैं, जो प्रिपेयर किया उन्होंने क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि फ्री होनी चाहिए फॉर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। ठीक है सर। जैसा आप पढ़ पा रहे हो आपके सामने व्यू आ रहा है। ठीक है सर। अनदर, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड हम कर चुके हैं। सेकंड में 2 बातें हुई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पहले पॉइंट में बोला एप्लीकेबल एफआरएफ, डिटरमाइन, ये चेक करेगा क्या एफआरएफ अप्लाई किए गए हैं या नहीं किए गए। एफआरएफ क्या है सर, एफआरएफ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। ठीक है सर। फिर एक एग्रीमेंट लेगा मैनेजमेंट से, देखेगा कि उसने प्रिपेयर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के अकॉर्डिंग या नहीं, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा है या नहीं। फिर ये चेक करेगा क्या नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स लगाए गए हैं या नहीं। अब थर्ड पॉइंट में वो क्या कहता है सर, टू प्रोवाइड द ऑडिटर, कि मेरे को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए सर। ऑडिटर बोलता है यहाँ पे अपने क्लाइंट को कि सर मेरे को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए, जहां मैं जाके काम करना चाहूं मैं वहां जाके काम कर पाऊं। ठीक है सर। और मान लो मुझे अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इससे मेरा मतलब जो कहते हैं ना पेटा भरता नहीं है, पेट नहीं भर रहा मेरे को हजम नहीं हो रही है बातें। अगर आपको लग रहा है कि कोई फ्रॉड है और आप कर कि नहीं कुछ और हो सकता है, डाउट, मैंने बोला था ना क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट, प्रोफेशनल्स कैपिटलिज्म्स, बीइंग अ क्वेश्चन माइंड। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगोगे, डेट ऑडिटर रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, और वो आपको देनी पड़ेगी, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक्सेस ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और ऑडिटर को एक्सेस दिया जाए कि वो जिस इन्फॉर्मेशन पे एक्सेस करना चाहे किसी भी टाइम। स्प्राइस चेकिंग जिसे हम बोलते हैं, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। स्प्राइस चेकिंग में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। स्प्राइस चेकिंग क्या होती है कि बिना बताए छापा मार देना, जैसे इनकम टैक्स छापा मारता है ना, ऐसे एक ऑडिटर भी छापा मार सकता है ताकि वो फ्रॉड्स एरर्स को पकड़ सके। जैसे पुलिस चोरों के पीछे भागती है, ऐसे एक ऑडिटर उन चोरों के पीछे भागता है जो कि फ्रॉड करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है सर। तो ये कुछ प्री कंडीशंस हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट नहीं है तो पहली बात ये बेसिक है सर, अगर ये प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में एफआरएफ एक्सेप्ट नहीं कर रखे, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाए, ऑडिटर को एक्सेस नहीं दिया, या एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, या फिर उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी ऑडिटर की काम करने पे, तो ऑडिटर क्या करेगा, जयराम जी की सर हमसे ना हो पाएगा, फिर आप और किसी को देख लीजिएगा। ठीक है सर। अब आते हैं हम जो इसका मेन पॉइंट है, आप स्टडी मैथ में भी जाओगे तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्लियरिफाई आईसीआई ने क्लियरली पूछ रखा है। और क्वेश्चन जो है सर इन पॉइंट पे घूम के आता है, प्री कंडीशंस, ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड में अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है गाइज, सो लेट्स मूव ऑन राइट नाउ। तो सर ये एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव में बात होगी कि एग्री हो गए, ओके। मान लो मैंने स्टार्टिंग में ऑडिट करनी स्टार्ट करी सर, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब स्टार्टिंग में
लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने लिमिटेशंस लगा दी। मैंने अब ये बात की थी कि अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। एक्सेस वेयर ऑडिटर वांट ही कैन एक्सेस, मतलब उसे एक्सेस दे दिया जाए रिलीवेंट के इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसने मैनेजमेंट ने इनिशियल ऑडिटिंग एंगेजमेंट में ही उस पर लिमिटेशंस लगा दी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। अदरवाइज अगर लॉ ने अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ में उस चीज की जरूरत है, लॉ ने कहा कि यहाँ पे लिमिटेशन होगी, तो सर वो एक्सेप्ट करेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसने लिमिटेशन नहीं लगाई मैनेजमेंट ने, फिर हम अनसर्टेन करेंगे कि आप प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है नहीं करती। ठीक है सर, अगर लिमिटेशन नहीं लगाई मैनेजमेंट ने ऑडिटर के ऊपर कि वो काम कर सकता है अनेक्स, जहां पर वो जाके काम करना चाहे, जहां पर जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस बुक ऑफ अकाउंट पे उसको जाना है, वो जाके कर सकता है। अब ये मत भूलिएगा ऑडिट एंगेजमेंट क्या है। यहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट वो एग्रीमेंट है जिसमें दोनों क्लाइंट एंड ऑडिटर्स एग्री हुए हैं। ठीक है सर, क्योंकि क्लाइंट ने उन चीजों पे एग्री किया है, तभी ऑडिटर ने क्या की है, ऑडिटिंग स्टार्ट की है सर। विदाउट, अगर क्लाइंट मना कर देता है, वो मतलब एग्री नहीं करता, तो ऑडिटर ऑडिट करेगा ही नहीं, पहली बात, ये बात याद रखना सर। अब लिमिटेशंस नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, हम असर्टेन करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ प्री कंडीशन। अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो एक्सेप्ट कर लेंगे सर। अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट, तो डिस्कस करेंगे मैटर विद मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। अब सर आपको टीसीडब्ल्यूजी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टीसीडब्ल्यूजी? सर ये टीसीडब्ल्यूजी वे बंदे होते हैं जो कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो मेन डिसीजंस लेते हैं। आप ये कह सकते हो कि जो ज्यादातर बिजनेस को रन करते हैं, पॉलिसी मेकर ऑफ द बिजनेस, ऑन दैट वे ऑफ द बिजनेस इज रनिंग और कैरी गोइंग ऑन। ठीक है सर। अच्छा, अब कहते हैं कि सर हमने इनिशियल ऑडिटिंग एंगेजमेंट की बात कर ली, अब रैकरिंग ऑडिट क्या है, व्हाट डू यू मीन द रैकरिंग ऑडिट? सर अगर हमें लगता है ना कि टर्म ऑफ ऑडिट जो हमने एंगेजमेंट और लेटर बनाया था, एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट एक एग्रीमेंट बनाया था, अगर उसकी टर्म्स में हमें लगता है कि चेंज करना चाहिए, डिटरमाइन रिक्वायर्ड, उसने दोबारा से चेक किया एक बार टर्म्स को और उसे लगा कि यहाँ पे रिवीजन होनी चाहिए टर्म्स की, रिवीजन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट्स। ठीक है, या तो वो रिवाइज करेगा या फिर वो रिमाइंड करेगा आइडेंटिटी को, एग्जिस्टिंग टर्म्स। ठीक है सर, अगर उसमें रिक्वायर्ड है कि भाई उसको रिवाइज करना है, तो न्यू एंगेजमेंट लेटर उसको मैनेजमेंट को सेंड कर देगा। ठीक है सर। देखो रेकरिंग ऑडिट का यहाँ पे पहले दोबारा बता देता हूँ। रेकरिंग ऑडिट क्या होती है सर, कि हम दोबारा से उस चीज को कंसीडर करते हैं, उसकी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं, एंगेजमेंट लेटर को दोबारा से कंसीडर करते हैं और रिमाइंड कराते हैं एग्जिस्टिंग टर्म्स को। अगर मैनेजमेंट कहती है कि कुछ चेंज करना है, अगर मैनेजमेंट कहती है कुछ चेंज करना है, ठीक है सर, करेंगे ना, पहले देख तो लीजिए एग्जिस्टिंग क्या है। अगर रिक्वायर्ड है कि भाई कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं, मान लो मैंने बनाई थी कि मैं सर इन्वेंट्रीज को काउंट करने वाला हूं, लेकिन इन्वेंट्री का अमाउंट जो है वो बहुत फिजिकल फॉर्म में जो मैं उसे काउंट करने जा रहा हूं उसके वेयर हाउस में, और जो इन्वेंट्री है ना वो बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो मैं क्या करूंगा सर, चलो मैं फिजिकल काउंट नहीं कर रहा हूं, आप एक काम कीजिए, मेरे को लाइन ऑफ बुक्स होता है एक तरह से। एक एग्जाम्पल ले लेना, प्रैक्टिकल में जहां तक मुझे लगता है कि फिजिकल काउंट होता है वो अपनी टीम को लगा देता है। तो आप क्या करोगे कि एक सैंपल ले लेते हो कि हाँ इतना होगा इतना होगा, चलो मैं सर एंगेजमेंट टर्म में चेंज कर देता हूं, तो उसमें बोलते हैं रिवीजन, तो उस केस में हमें न्यू एंगेजमेंट लेटर सेंड करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ रिमाइंड कराता हूं एग्जिस्टिंग टर्म्स को, आइडेंटिटी को, कहते हैं कि नोट, मतलब दोबारा नए की जरूरत नहीं है वहां पे, तो कोई भी उसकी फर्दर ड्यूटी नहीं है ऑडिटर की कि वो न्यू एंगेजमेंट लेटर मैनेजमेंट को सेंड करे। एंगेजमेंट लेटर वही होता है सर जो कि जिसमें टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। और टीसीडब्ल्यूजी में आपको बता सकता हूं इज अ पॉलिसी किंग मेकर, और इसे कह सकते हो किंग मेकर। ठीक है सर, प्री कंडीशंस जरूर याद रखनी है, उस पर ज्यादातर पूरा ऐसे बेस है सर। अब कहते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, मान लो हम ऑडिट कर रहे थे लेकिन मैनेजमेंट कह रही है कि भाई टर्म्स में ना कुछ चेंज कर दो, हम ऑडिट कर रहे थे लेकिन मैनेजमेंट कह रही है कुछ चेंज कर दो सर,
अभी मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, मैं आपको बताने वाला हूँ, जहां पर जो प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होती तो हम किसके साथ कंसीडर करेंगे, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करेंगे। वो मैं उसमें थोड़ा और आपको बताना चाहूंगा बाद में, ठीक है। पहले एक बार इसको कंसीडर कर लेते हैं। अगर मैनेजमेंट कहती है कुछ टर्म्स में चेंज करना है, तो हम उसका जो मैनेजमेंट चेंज जिस टर्म में चेंज करने के बोल रही है ना, अब टर्म क्या होती है सर, कंडीशंस, या किस कंडीशंस पे हम मैनेजमेंट और क्लाइंट, मतलब क्लाइंट और जो ऑडिटर का एग्रीमेंट हुआ है, अगर उसमें कोई चेंज करना है और उस चेंज से अगर रीजनेबल एश्योरेंस पर क्या इफेक्ट आने वाला है, जस्टिफिकेशन, वो चेक करेगा ऑडिटर। अगर ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है तो रिकॉर्ड न्यू टर्म्स इन द एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर में नई टर्म डाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इफेक्ट नहीं आ रहे, मतलब अगर ऑडिटर इस पे इफेक्ट है, ठीक है, लेकिन ऑडिटर सेटिस्फाइड है कि ओके सर, ओके, तो रिकॉर्ड हो जाएगा न्यू एंगेजमेंट लेटर में न्यू टर्म्स। लेकिन ऑडिटर अगर सेटिस्फाई नहीं होता, वो उसे लगता है कि उसका रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है सर, हमने पहले बात की थी, ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इनहेरेंट लिमिटेशन है सर, एसए 210 में भी बात कर चुके हैं इसके बारे में हम, और चैप्टर फर्स्ट में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा, सेटिस्फाइड नहीं होता तो क्या करेगा, डू नॉट एक्सेप्ट द चेंज, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा सर, पहली बात। जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या चीजें होंगी सर, ठीक है। अब इसे छोड़ दीजिएगा, ये जो ऊपर बॉक्स में है इसे छोड़ दीजिएगा, इधर आ जाइएगा, ठीक है सर। तो ये क्या बोल रहा है सर, रिक्वायरिंग, सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग। अगर सर्कमस्टांस कहते हैं कि भाई टर्म्स में रिवीजन करने की जरूरत है, तो सर वो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो इंडिकेट कर देगा दैट आइडेंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अगर उसे लगता है कि आइडेंटिटी ने उसकी ऑडिट की टर्म्स में जो मतलब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना था, उसने उसको गलत तरह से उसने समझ लिया, उसके ऑब्जेक्टिव को उसने गलत तरह से अंडरस्टैंड किया, उसके स्कोप को गलत तरह से उसने समझा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये भी ऑडिटर बनेगा। नहीं सर, नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की ही है और मैनेजमेंट ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट बनाएगी। ऑडिटर का सिर्फ एक ही काम है कि उसको रिव्यू करना है, असेस करना है, चेक करना है और अपना ओपिनियन देना है, क्या वो एफआरएफ के अकॉर्डिंग है और वो जो कोड इशू किए गए हैं आईसीआई के द्वारा और नफरा के द्वारा और ऑडिटिंग कमेटी के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग क्या ऑडिटिंग, क्या वर्क किया गया है, नहीं किया गया है, वो वर्क करने वाला है ऑडिटिंग कमेटी के अकॉर्डिंग, ठीक है सर। तो इंडिकेट करते हैं दैट आइडेंटिटी मिसअंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो रिवाइज हो सकता है सर, स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट्स सर, ठीक है, रिसेंट चेंज हो सकता सर। ये वो चीजें हैं कि क्यों चेंज हो सकती है, वे स्कोप्स हैं, वे केसेस हैं जहां पर रिवीजन की जो मैंने बात की थी, अगर ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एंटर हो जाएगा। लेकिन जहां पर सेटिस्फाई नहीं होता वो डू नॉट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा चेंज। लेकिन ये वे सर्कमस्टांसेस है सर, ये सारे सर्कमस्टांसेस है सर, जिन केसेस में मैनेजमेंट ऑडिटर को बोलेगी कि सर चेंज कर दो। अगर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड है तो सर चेंज होगा, ऑडिटर भी मुझे पता है कि सेटिस्फाई हो जाएगा सर। लेकिन जहां पर जो यहाँ पे आइडेंटिटी जो है, अगर ये मिसअंडरस्टैंड कर जाती है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप्स को, तो सर यहाँ पे ऑडिटर ऑडिटिंग को छोड़ देगा या फिर उन्हें समझाने की कोशिश करेगा सर कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट तब भी बात नहीं मानती है तो जो ऑडिटर है ये TCWG से जाके या फिर क्या करेगा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से बात करेगा सर, ठीक है। किससे बात करेगा, या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से बात करेगा सर, ठीक है। अब हमने कहा रिवाइज और स्पेशल टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कहता है कि ठीक है रिवीजन जरूरी है, हम कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये वो केसेस है सर जहां पर रिवीजन हो सकती है। मान लो रिसेंट चेंज है सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया तो सर बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि अब जो दूसरा मैनेजर हमने उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी ना। मतलब कोई ऐसा चेंज जिसके कारण चेंज हो सकता है। लेकिन हाँ, ऑडिटर जरूर अपना ये देखेगा कि उसका जो रीजनेबल एश्योरेंस है वो तो इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर वो इफेक्ट हो रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है सर। और अदरवाइज वो चेंज भी नहीं करेगा। अगर ओनरशिप में चेंज होता है सर तो ये भी क्या है, एक रीजन है रिटर्न जो टर्म्स है उनको रिवाइव कराने का मतलब मेरा यहाँ पे है कि उसको रिवाइज करने का। अगर सिग्निफिकेंट बिजनेस का साइज चेंज होता है, उसका नेचर चेंज होता है या लीगल रेगुलेटरी चेंज होता है तो भी उसे करना पड़ेगा सर, ठीक है सर।
अगर चेंज इन FRF अडोप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या चेंज इन अदर इक्विपमेंट, अगर उसने FRF यूज नहीं किए तो जब हम डिस्क्लोज करेंगे ना सर, हम नीचे क्लियरली डिस्क्लोज कर देंगे आइडेंटिटी इज नॉट prepare its financial statement account with in accordance with the FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है सर, वही बात मैंने की, अगर मैनेजमेंट परमिट नहीं करती है ऑडिटर को कि भाई चल तू चेंज नहीं कर रहा, हमने क्या बात की थी, या तो चेंज कर दे, या तो सेटिस्फाई होगा तो करेगा, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नहीं करेगा। लेकिन मैनेजमेंट कहती है तू चेंज नहीं करेगा ना, मैं तुझे निकाल दूंगी, तो या तो ऑडिटर क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, या फिर उसके बारे में रिपोर्ट करेगा किसको, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हम बोल सकते हैं TWG। ठीक है सर, ओके। तो हमारा लगभग पूरा कवर हो चुका है, बस एक ही पॉइंट बच गया सर, ये वाला पॉइंट बच गया हमारा, इस पे हम एक बार आ जाते हैं। तो मैंने कही थी सर, अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम किसके साथ डिस्कस करने वाले, मैनेजमेंट के साथ में एंड TCWG के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वो पहली बात, वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा इन केस ऑफ, अगर FRF एप्लीकेबल है और मैनेजमेंट कह देती है हम देख लेंगे, ठीक कराते हैं सर, आप प्री कंडीशन एग्जिस्ट कराते हैं, आप फिर एक्सेप्ट कीजिए। अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट करा देते हैं सर तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्सेप्टेबल FRF होनी जरूरी है, और मैनेजमेंट डज नॉट एग्री विद रिस्क। अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं होती है तो भी हम एक तो अनएक्सेप्टेड, ये इसकी या अनएक्सेप्टेड सर, अनएक्सेप्टेड FRF और मैनेजमेंट डज नॉट एग्री विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये दोनों काम नहीं होते तो ऑडिटर बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, वहीं पे छोड़ के ऑडिट क्या बोलेगा, बोल जय श्री राम, सॉरी सर हम नहीं कर पाएंगे, यू विल हायर अनदर ऑडिटर हु डू, और जो भी करेगा ये फिर उसके लिए क्या है, आप समझ रहे हो, ये उसके लिए खतरा है। क्योंकि अभी हमारा जो ऑडिटिंग कमेटी है, जो नफा है, वो बिल्कुल पीक पे है इस चीज के लिए। ठीक है सर, तो ऑडिटिंग ऑफ एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट्स यही फिनिश होता है सर। अगर अभी भी कोई डाउट हो आपको बिल्कुल बताएं, नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल आपके लिए बैठे हैं। मैं कहूंगा 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिए, अपने आप ही आप क्लियर हो जाएगा गारंटेड। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है सर, टेलीग्राम ग्रुप का मैं वहां पे लिंक यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा, और वहां पे भी कोशिश करूंगा कि PDF का भी लिंक मैं वहां पे शेयर कर दूं, ताकि आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर पाए। मैं ऐसे 200 का भी करने वाला हूं, क्योंकि ऐसे 200 का नहीं हो पाया था। लेक्चर 1 लेक्चर 2 का पूरा PDF आपके पास है। अभी हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें सिर्फ एक पॉइंट बच गया है, जो क्वालिटी ऑफ ऑडिटर है सर, वो SA 220 के साथ में लेने वाला हूँ, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंट्रोल्स हैं SA 220 सर, मैं उसके साथ उसे लेने वाला हूँ, क्योंकि फिर हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। उसमें 3 AS थे, मैंने आपको पहले बोला था, इसमें 3 AS हैं, SA 200, 210, 220। अब जो है ये क्या, एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट्स, एक तरह से आप क्या बोलोगे, एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, इसमें सर ये चीजें होती है जो अभी आपको बताया, क्या टर्म्स है, क्या स्कोप है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या करने वाला है, मैनेजमेंट की कंडीशंस क्या है, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये उसका क्या होता है सर, कंटेंट होता है एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का। ठीक है सर, सो आई होप यू एंजॉय इट, स्टे कनेक्टेड और सीखते रहिए सर। थैंक यू।